NEP 2020 आया है। इसमें निपुण भारत मिशन और फिर निपुण बिहार मिशन के तहत जो है FLN चहक अर्थात बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को लाया गया है। इसमें बुनियादी साक्षरता निर्देश और इसके घटक पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड इंस्ट्रक्शन एंड इट्स कंपोनेंट्स पे हम बात करेंगे और इसका विस्तृत रूप से हम प्रयास करेंगे इसकी व्याख्या करने की, इसको डिस्क्राइब करने की। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम समय न लेते हुए सीधे चलते हैं हम अपने विषय वस्तु की ओर। वो ये है बुनियादी साक्षरता और निर्देशन और इसके घटक, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको जो है ये सबसे पहले आप समझिए, इस पे जो है हमने लास्ट में भी वीडियो बनाया है कि FLN चहक या फिर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान ग्रेड 3 तक के बच्चे के लिए रखा गया है। प्री प्राइमरी से लेकर के ग्रेड 3 तक के बच्चे के लिए रखा गया है कि ग्रेड 3 तक के सारे बच्चे को इससे अवगत होना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, ग्रेड 3 तक लैंग्वेज सीखने की अपेक्षाएं क्या क्या हैं। सबसे पहला ये है अपने दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्न का उत्तर देना, कि जो बच्चे आपको ग्रेड 3 में पहुंचते हैं उनसे ये अपेक्षाएं की जाती है, उनसे जो है ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका उत्तर दे पाएं। दूसरा ये है सरल तुकबंदी कर पाना, सरल तुकबंदी कर पाना। फिर उसके बाद क्या है, सिखाए गए अक्षरों की पहचान कर पाना, सिखाए गए अक्षरों की पहचान कर पाना। फिर प्रवाह व सटीकता के साथ 45 से 60 प्रति मिनट शब्द को पढ़ पाना। कितना, 45 to 60 वर्ड पर मिनट वो पढ़ ले। फिर 3 से 4 सेंटेंस वाला पैराग्राफ पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे पाना, जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर दे पाना। फिर मात्रा सहित 3 अक्षर वाले शब्द व सरल वाक्य को सटीकता के साथ पढ़ पाना, ये अपेक्षाएं हैं। अब आइए भाषा और साक्षरता विकास में प्रमुख घटक क्या क्या है। प्रमुख घटक में क्या है, सबसे पहला है आपको मौखिक भाषा विकास। दूसरा क्या है आपको साउंड जागरूकता यानी ध्वनि जागरूकता। फिर क्या है डिकोडिंग। फिर क्या है शब्दावली यानी वोकैबुलरी। फिर क्या है समझकर पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। फिर धारा प्रवाह के साथ यानी फ्लुएंसी के साथ पढ़ना। प्रिंट अवधारणा को समझना और लिखना। पढ़ने की संस्कृति, पढ़ने के प्रति झुकाव, ये आपका होना है। अब इनका ये है कि आपके पास जो प्रशिक्षु होंगे उसको टोटल 9 समूह में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रत्येक समूह को एक ये टॉपिक देंगे और उस टॉपिक पे वो अपना विचार व्यक्त करेंगे और व्यक्त करके फिर प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरे समूह के समक्ष रखेंगे। अब आइए क्या है ये आपको संतुलित भाषा पद्धति में क्या है, साक्षरता संबंधी निर्देशों का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक के स्वरूप में एक साथ देखा जाना चाहिए। सबसे पहले ये है। दूसरा क्या है, भाषा सीखने के लिए अपनाए जाने वाली पद्धतियों में समावेशन पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना चाहिए। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज। अब ओरल लैंग्वेज क्या है कि हम जहाँ रह रहे हैं ये ड्यूलिंगुअल, त्रिलिंगुअल मीन्स मेनी लैंग्वेज यहाँ पे बोला जाता है। कम से कम एक छोटा बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा होता है तो 2 या 3 लैंग्वेज से उसका परिचय होता है। फॉर एग्जाम्पल उनका घरेलू लैंग्वेज अलग होता है, जब वो विद्यालय पहुंचता है तो उसका लैंग्वेज अलग होता है, फिर उसके शिक्षा का लैंग्वेज जो है, साक्षरता का लैंग्वेज अलग होता है। उदाहरण स्वरूप एक
भाषा है मैथिली, दूसरा भाषा है हिंदी और फिर तीसरा भाषा है इंग्लिश। या फिर आप कह सकते हैं किसी का हो सकता है मैथिली, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। तो अब ये कह रहा है कि ओरल लैंग्वेज जो है यानी मौखिक भाषा जो है उसको साक्षरता से जोड़ा जाना चाहिए। फिर बहुभाषी क्षमताओं का विकास होना चाहिए। क्या? बहुभाषी क्षमता का विकास होना चाहिए। कक्ष अधिगम प्रक्रिया में अच्छे बाल साहित्य को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा बाल साहित्य जो मनोरंजक हो, मीन्स जो इंटरेस्टिंग हो, इंटरटेनमेंट हो, जो मोटिवेशनल हो, जो जिससे जो है अच्छे से विद्यार्थी पढ़ने में मजा आए। लेखन क्रिया पर काम करना चाहिए। फिर लेखन क्रिया पर भी काम करना चाहिए। भाषा शिक्षण से जुड़ी पद्धतियों को धीरे धीरे बच्चे तक हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी मेथड है उन तमाम मेथड को बच्चों को धीरे धीरे हस्तांतरित करना चाहिए। अब आते हैं बुनियादी साक्षरता के आधार स्तंभ। क्या है? 3 आधार स्तंभ जो है वो बुनियादी साक्षरता के हैं। पहला क्या है? मौखिक भाषा विकास, डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज। दूसरा क्या है? रिटेन और वर्तनी संबंधी ऑर्थोग्राफिक निपुणता। और तीसरा विविध प्रकार के पठन सामग्री का एक्सपोजर। तो ये 3 जो है आपको क्या कहते हैं? बुनियादी स्तंभ है। मौखिक भाषा क्या है? अब क्वेश्चन ये आता है कि ओरल लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले क्या कह रहा है? मानव एक ऐसे परिवेश में पैदा होता है जहां भाषा पहले से ही निहित होती है। लिखित भाषा सीखने से पहले वो मौखिक भाषा सीखता है। जहां पैदा होता है उससे पहले से भाषा लैंग्वेज रहता है, लेकिन पहले वो ओरल लैंग्वेज को सीखता है, देन रिटेन लैंग्वेज को सीखता है। बचपन से ही बच्चे अपने परिवेश के शब्दों को, हाव भाव को, बात करने के तरीके को अपनी बोलचाल की भाषा में शामिल कर लेते हैं। ऑफ कोर्स बच्चे जब लिखित भाषा सीखना शुरू करते हैं वे पहले से ही मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, यानी कि पहले ही से। लिखित भाषा सीखने में मौखिक भाषा आधार भूमिका कार्य करती है। तो ये आपने देखा। अब आइए कक्षा में मौखिक भाषा विकास क्यों कराएं। उदाहरण के लिए कि एक होता है आपको रीजनल लैंग्वेज, एक होता है लोकल लैंग्वेज, एक होता है नेशनल लैंग्वेज, एक होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इसमें यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया है कि लड़की हिंदी में कहते हैं लड़की, लेकिन छत्तीसगढ़ी में उसी को कहते हैं दूड़ी नोनी, फिर सरगु जीहा में कहते हैं छोड़ी, कुड़ुख में कहते हैं कुके, हलवी में कहते हैं लेकी, गोंडी में कहते हैं पेड़ नूनी, गोंडी में कहते हैं पीकी। तो ये आपको बताया कि किस तरह से। अब ये क्यों करा है? इसके लिए जो है बच्चों पर बातचीत तो करते हैं, लेकिन किसी विषय पर विस्तार से बातचीत करने का मौका देने से उन्हें पढ़ने और भाषा सीखने में क्या होता है? हेल्प मिलता है। रीडिंग में एंड लर्निंग में हेल्प मिलता है। भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है कि बच्चों की घर की भाषा को कक्षा में लाकर उसे व्यवस्थित रूप से प्रयोग करके अवसर उन्हें दिए जाएं। ये जरूरी है। बच्चों की घर की भाषा अक्सर औपचारिक भाषा से अलग होती है और स्थानीय बहुभाषी परिवेश में इन दोनों में और भी ज्यादा भिन्नता देखी जाती है। इसके बाद द्वितीय स्तंभ में लेखन वर्तनी संबंधी निपुणता, रिटेन स्किल। आपको एक चीज हम बता दें कि 4 स्किल जो है वो 4 स्किल इस टाइम जो है वो पेडागोगी में चल रहा है। दैट इज नोन एज क्या लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड राइटिंग, फोर्थ रीडिंग। तो एक इसमें ये जो है वो बात कर रहा है किसका? राइटिंग का। अब ध्वनि की समझ। ध्वनि की प्रत्येक भाषा में सीमित ध्वनियां होती हैं। उस भाषा के शब्द उन्हीं ध्वनियों के विभिन्न संयोजन से शब्द बनते हैं। कई ध्वनियों के कई साउंड्स को मिला करके एक वर्ड्स बनता है। इन ध्वनियों को अलग अलग इकाइयों के रूप में पहचानना जरूरी है। इन सारे साउंड्स को डिफरेंट तरह से जानना जरूरी है। उदाहरण स्वरूप बकरी, बकड़ी, देयर इज 3 साउंड एंड 3 साउंड्स मिल करके एक वर्ड्स बना।
that is known as the बकरी। आगे बढ़ते हैं। वर्ण क्या है? अब आया बात, वर्ण क्या है कि आपको अक्षर में दो है, एक है वर्ण और दूसरा है स्वर। तो वर्ण क्या है? हर भाषा में बोली जाने वाली सभी ध्वनि के लिए एक चिन्ह प्रतीक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हर भाषा के चिन्ह, प्रतीक, अक्षर, वर्ण अलग होते हैं। वर्ण अमूर्त होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। ध्वनि उससे बोले जाने वाले वर्ण को सामाजिक सहमति से अपनाया जाता है। आगे, वर्ण ज्ञान से पहले ध्वनि जागरूकता क्यों? उदाहरण, भाषा। भाषा, बच्चे भाषा को आवाजों के टुकड़ों में अर्जित नहीं करते, वे वयस्कों को बातचीत करता सुनकर प्राकृतिक रूप से भाषा बोलना सीख जाते हैं। पर पढ़ने के लिए जरूरी है कि बच्चे जान पाएं कि भाषा किन आवाजों को जोड़कर बनी है। आगे, शब्द भंडारण, क्या आप इसे समझ सकते हैं? बुलाकी एक तापी था, वो मिचारू डिपाकर समागी उपाता था। एक दिन उसने घटोल ठमाने के लिए बिंगई का मुजाला ठेपी किया, लेकिन उस दिन बगताई तिरान था, इसलिए न तो वह घटोल ठमा सका न ही मिचारू डिपा सका। अब देखिए इसमें आखिर कौन सी चीज इसे समझने से रोक रही है? शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ का मतलब केवल पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं। जब हम किसी शब्द का अर्थ जानते हैं तो उसे हम पहले से ज्ञात अन्य शब्दों से जोड़ लेते हैं, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं। यह कैसा दिखता है, क्या काम करता है, किस तरह इससे वाक्य में प्रयोग करते हैं, इसके विपरीत शब्द क्या है आदि। शब्दों का अर्थ समझे बिना पाठ का अर्थ नहीं समझा जा सकता है। अब आइए इसको फिर से क्या कहते हैं पढ़ें। यहाँ देखिए, बुलाकी एक लकड़हारा था, वह लकड़ी बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन उसने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी का धार तेज किया, लेकिन उस दिन बारिश तेज थी, इसलिए न तो वह पेड़ काट सका और न ही लकड़ी बेच सका। यहाँ आपने नहीं समझा, यहाँ आपने समझा। वजह, यहाँ जो है शब्द का अर्थ आपको पता नहीं था, यहाँ पता हो गया तो आपने समझ लिया, इसलिए शब्द भंडारण भी जरूरी है। अब बात आती है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी कहते किसे हैं? फ्लुएंसी कहते हैं जहाँ पे सोच और मुंह से निकलने वाली आवाज दोनों मिल करके एक समान निकले, उसी को हम फ्लुएंसी, उसी को हम धारा प्रवाह कहते हैं। मौखिक भाषा में अर्थ निर्माण में कई चीज योगदान होता है। पूरी बात एक प्रवाह के साथ कानों में पड़ती है, आवाजों के अलग अलग टुकड़े नहीं। आवाजों का उतार चढ़ाव, हाव भाव और लय, इसको भी धारा प्रवाह कहते हैं। उच्चारण की शुद्धता, इसको भी धारा प्रवाह कहते हैं। शब्दों को उचित गति से, शुद्धता और आवाज में उपयुक्त हाव भाव के साथ पढ़ने की काबिलियत धारा प्रवाह पठन कहलाती है। लिखित भाषा में आवाज नहीं होती, अतः पढ़कर समझने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। लिखे हुए पाठ को यदि वैसा ही न पढ़ा जाए जैसा बोला जाता है तो वह अर्थ ही नहीं बनेगा। इसलिए दो चीजें जरूरी है। शब्द को देखते ही बिना किसी सचेत प्रयास के स्वतः ही पहचान लेना, हाव भाव और लय के साथ पढ़ना, ये धारा प्रवाह और समझ दोनों दो बातें हैं। ध्यान रखें, धारा प्रवाह पढ़ने के बगैर लिखित सामग्री को समझना मुश्किल है। हालांकि सिर्फ धारा प्रवाह पठन से निश्चित नहीं होता कि समझ आ गया। अब आइए, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है ऐसे पढ़ने वाला बच्चा समझते हुए पढ़ सकता है? आगे बढ़ते हैं। समझ किसे कहते हैं? यहाँ आपने धारा प्रवाह और समझ देखा, धारा प्रवाह वहां देखा, समझ देखिए। समझ पूरे भाषाई तंत्र के केंद्र में है, सेंटर में है। क्या है? जब किसी पाठ को पढ़कर समझते हैं तो क्या होता है? अपने पूर्व अनुभव से वो जुड़ा हुआ होता है। कुछ मानसिक तस्वीर यानी ब्रेन में एक इमेज बनती है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं,
आधार पर सहमत या असहमत होते हैं, निर्णय लेते हैं, जीवन में उसका प्रयोग करते हैं और हमारा पूर्व ज्ञान यानी पास्ट जो नॉलेज है और वो और मजबूत होता है या बदल जाता है। कुछ युक्तियां इस प्रकार है। पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, अनुमान लगाना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना, संक्षिप्तीकरण, थिंक अलाउड, अच्छे प्रश्न पूछना। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात लेखन राइटिंग में। लेखन कौशल आधारित लेखन, स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन लेखन में शामिल है उपयुक्त दोनों लेखन कौशलों में किसी प्रकार का क्रम नहीं, बल्कि ये एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्तंभ विविध प्रकार की पठन सामग्री का एक्सपोजर। क्या है ये देख लीजिए। पठन सामग्री, स्वतंत्र पठन का समय क्या है? बच्चों को स्वतंत्र पठन के मौके देने से ताकि वे सीखे हुए अभ्यास कर सके और उसके पढ़ने का आदत विकसित हो। इसके लिए विविध प्रकार की पठन सामग्री से एक्सपोजर जरूरी है। फिर विविध प्रकार की पठन सामग्री से एक्सपोजर क्यों जरूरी है, इसको आप देखेंगे। पठन की सभी गतिविधियां एक नजर में सभी आयाम पर प्रतिदिन काम करना है। जितने भी आयाम है उस पर प्रतिदिन काम करना है। धन्यवाद। तो यही था हमारा आज का विषय। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।